मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतपाल सिंह सत्ती जी, जिनके जिम्मे पूरे देश के संगठन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है, ऐसे हमारे महासचिव संगठन श्रीमान रामलाल जी, नेता प्रतिपक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान धूमल जी, मेरे परम मित्र और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के संगठन के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के इंचार्ज राष्ट्रीय सचिव श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, युवा मोर्चे के सबसे लंबे समय अध्यक्ष रहने वाले अध्यक्ष और सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप जी, मंच का संचालन करने वाले भाई राजीव बिंदल जी, मंच पर उपस्थित सभी सोलन और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व और आज पूरी शिमला लोकसभा से हर बूथ से आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मित्रों, ये बूथ सम्मेलन आज हिमाचल में हो रहा है। शिमला लोकसभा की तरह ही हर एक लोकसभा का बूथ सम्मेलन करने की संगठन की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी जब से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, पूरे देश भर में एकमात्र पार्टी ऐसी है जो संगठन और विचारधारा के आधार पर चलती है। बाकी सभी पार्टियों का आप एक एक कर विश्लेषण कर दीजिए। सभी पार्टियां नेताओं के आधार पर चलती है, सभी पार्टियां घरानों के आधार पर चलती है, सभी पार्टियां जातियों के आधार पर चलती है। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका प्राण तत्व है उसका संगठन, और संगठन में भी उसका प्राण तत्व है बूथ की कमेटी, बूथ के इंचार्ज उसका प्राण तत्व है। और मित्रों, मैं हिमाचल प्रदेश के संगठन के सभी कर्ता धर्ता नेताओं को अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग यहां पर पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिया है, त्रिदेव सम्मेलन। बहुत सुंदर शब्द प्रयोग है। बूथ पर ये जो महत्वपूर्ण 3 कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के काम की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये 3 कार्यकर्ता सजग है, ये 3 कार्यकर्ता उत्साहित है, अगर ये 3 कार्यकर्ता परिवर्तन का संकल्प लेते हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता, परिवर्तन होके रहता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव के मैदान में जाती है तब सबसे पहले बूथ के कार्यकर्ताओं को जागरूक और संगठित करने का काम करती है। बाकी सब पार्टियां जाति और नेता के आधार पर, संकुचित प्रदेशवाद के आधार पर चलने वाली पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के बूते पर जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। और इसलिए आज यहां पर जो सम्मेलन दिखाई पड़ता है, 6000 से अधिक कार्यकर्ता
एक ही लोकसभा क्षेत्र के एकत्रित आए हैं। मित्रों, मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इतनी बारीकी से इसका आयोजन किया गया। पार्टी अध्यक्ष के नाते मुझे इसलिए आनंद होता है क्योंकि मैं भी 84 से 86 तक इसी तरह एक बूथ के कार्यकर्ता नाते बैठा था और सुंदर सिंह भंडारी जी हमारी बैठक लेने के लिए आए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य संस्कृति है, उसको हमें लंबे समय तक बनाकर रखना है। मित्रों, आज अभी तो चुनाव की हिमाचल में बहुत देर है, मगर चुनाव हिमाचल का बहुत महत्वपूर्ण है। दो तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो ये हिमाचल एक रह गया है जहां से अभी कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देना बाकी है। मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ पूरे देश भर में घूमता यूपी और उत्तराखंड में सरकार बनाकर हिमाचल आएगा, तब यहां कांग्रेस मुक्त हिमाचल बनाने की जिम्मेदारी मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं की है। इसलिए हिमाचल के चुनाव का बहुत महत्व है। और दूसरा, मैं जहां जहां गया वहां हर जगह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर राजनीति को बदलना चाहती। हम एक ऐसी राजनीतिक कार्य संस्कृति बनाना चाहते हैं जिसका आधार परफॉर्मेंस हो, सरकार का कामकाज हो। और इस बार हिमाचल के कार्यकर्ताओं के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हिमाचल में सिर्फ सरकार बनानी नहीं है, हिमाचल में एक ऐसी सरकार बनानी है, इतने बहुमत वाली सरकार बनानी है जो 20 साल तक हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन की नींव डाल दे। बंद कर दीजिए अब कांग्रेस भाजपा भाजपा कांग्रेस का ये सिलसिला। एक ऐसी सरकार बनाइए प्रचंड बहुमत के साथ जो आने वाले 20 सालों तक कांग्रेसियों को सत्ता का सपना भी न देखने की अनुमति दे। इस तरह की सरकार बनानी है। और इस तरह की सरकार बनानी है तो अभी से परिश्रम की पराकाष्ठा ये बूथ के त्रिदेवों ने करनी पड़ेगी। मित्रों, 2014 में 10 साल से यूपीए की सरकार देश में चल रही थी और 10 साल की सरकार चलने के बाद हमने परिवर्तन का बिगुल फूंका था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के काफी पहले तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी चुनाव में करेंगे। हमने उनको देश के सामने प्रधानमंत्री के नाते प्रस्तुत किया था और उनके नेतृत्व में सरकार बनी। और वो सरकार आज 2.5 साल पूरा कर चुकी है। मित्रों, 2.5 साल। अभी श्रीमान राहुल गांधी एक जगह कहते थे कि 2.5 साल में क्या हो गया। अरे भाई, सबसे पहला काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये किया है कि बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। आपने तो एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया था जिसकी आवाज आपकी है और आपकी माता जी के अलावे देश में किसी ने सुनी ही नहीं थी। हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो देश की हर समस्या को जानता है, उसके परिमार्जन क्या है इस पर चिंतन करता है और देश की जनता से सीधा संवाद भी करता है। ऐसा प्रधानमंत्री देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो कि हमने क्या दिया है। अभी देश की जनता भूली नहीं है। सोनिया मनमोहन के 10 साल के शासन के अंदर
हर महीने, हर सप्ताह भ्रष्टाचार, घपला, घोटाला, लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार, घपले एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बाहर आते थे। और एक बात सही है, कांग्रेस पार्टी समानता में मानती है मित्रों। आपको आश्चर्य होता है ना, मैं समझाता हूं उनकी समानता कैसी होती है। इन्होंने भ्रष्टाचार करने में इतनी समानता रखी थी कि कोई जगह नहीं छोड़ी थी, हर जगह भ्रष्टाचार कर दिया। अब पूरे ब्रह्मांड का विश्लेषण करें तो सबसे पहले क्या आता है? अंतरिक्ष आता है ना भाई, बोलो क्या आता है? अंतरिक्ष में उन्होंने 2G का घपला कर दिया और इसरो का भी घपला कर दिया। उसके बाद में क्या आता है? आकाश आता है, ठीक है ना, वहां वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घपला कर दिया। बाद में एयर इंडिया के एयरबस खरीदने में घपला कर दिया। इसके बाद में भूमि आती है, वहां CWG का घोटाला कर दिया, आदर्श सोसाइटी का घोटाला कर दिया। उसके बाद में क्या आता है? समंदर आता है, वहां सबमरीन खरीदी में घोटाला कर दिया। इसके बाद में क्या आता है? पाताल आता है, वहां पर कोयले की खदानें बेचने में भी घोटाला कर दिया। तो अंतरिक्ष, आकाश, भूमि, समंदर और पाताल, सब जगह आप तो घोटाले ही घोटाले करे थे। श्रीमान राहुल गांधी 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला एक कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने किया था, 12 लाख करोड़ का। और हमने 2.5 साल सरकार चलाई है, और कितने भी आप आरोप हम पर लगा दो, हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर, भाजपा सरकार पर 2.5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा नहीं सकती मित्रों। इस तरह की सरकार हमने दी। मित्रों, हिमाचल की सरकार जिस तरह से चलती है, मुझे मालूम नहीं कि किस दृष्टि से वो फिर से चुनाव के मैदान में जाएगी। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं किया है, एक भी क्षेत्र। पूरे देश की सरकारों की अगर भ्रष्टाचारों का सूचकांक बना दे तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ये वीरभद्र सरकार निश्चित ही तोड़ सकती है मित्रों, निश्चित। इतना भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है। और भ्रष्टाचार पहले तो सरकारी योजनाओं में सुनते थे, ठेकों में सुनते थे, मुख्यमंत्री के अकाउंट तक पैसा नहीं जाता था, यहां तो अपने अकाउंट में ही डाल दिया। मित्रों, ये भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग, ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। राहुल जी को मैं कहना चाहता हूं, 10 साल की आपकी भ्रष्ट सरकार के बाद एक नरेंद्र मोदी सरकार आई है, जिसने 2.5 साल के अंदर एक भी आरोप के बगैर सम्मान के साथ पारदर्शी साथ काम किया है। और अभी सारे विपक्ष के नेताओं के चेहरे आप देखिए, हवाइयां उड़ी हुई है सारे। ममता बनर्जी को देखिए, अरविंद केजरीवाल को देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, सारों के सारों चेहरों से हवाई उड़ी है। 8 तारीख दोपहर तक भाषण था कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का कि मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया, हमें सवाल पूछते थे। और 8 तारीख रात को मोदी जी ने जो नोटबंदी करी, अब पूछते हैं मोदी जी आपने काले धन के लिए ऐसा क्यों किया। ये क्या पर से क्यों में पहुंच गए। भाई आप सबको कोई परेशानी है, आपका कुछ गया है क्या? जरा हाथ खड़ा करो। गया है? परेशानी इनको है जो भ्रष्टाचार का रुपया लेकर
70 साल से मलाई खाने की आदत बनाए हुए थे। मोदी जी ने कलम के एक झटके से उनका सारा भ्रष्टाचार का पैसा रद्दी में तब्दील कर दिया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। और मित्रों, आज दुनिया में जाकर दुनिया के सामने कह रहे हैं जनता को तकलीफ हो रही है। भाई, हमें भी मालूम है जनता को तकलीफ हो रही है। शरीर के अंदर कोई दर्द है, बड़ा रोग हो रहा है, तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, बताओ। और करोगे तो कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा, बताइए। रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? मगर बाकी का जीवन स्वस्थ जाएगा या नहीं जाएगा? ये 70 साल के कांग्रेसी शासन ने देश के अर्थतंत्र को काला धन का लकवा लगाया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको कलम के एक झटके से ऑपरेशन कर कर समाप्त कर दिया है। और जनता का दर्द हम समझते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी समझते हैं। उन्होंने करने से पहले ही देश की जनता को कहा था 50 दिन तक आपको थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, मैं आप लोगों को कहने आया हूं। मगर 50 दिन की तकलीफ अगर देश का 50 साल का भाग्य बदलती है तो मित्रों, ये सहन करने जैसी तकलीफ है, ये सहन करने जैसी तकलीफ है। और मित्रों, एक ही कलम से आतंकवादियों के पास आज पैसा नहीं है। कल देखा होगा, फर्जी नोट का उनका व्यापार करने वाला व्यक्ति 9वीं मंजिल से गिरकर सुसाइड कर लिया। देखा था कल मीडिया में। आतंकवाद की कमर तोड़ दी, नक्सलियों की उगाही समाप्त कर दी। फर्जी नोट का व्यापार करने वाले आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ड्रग माफिया सारे पस्त पड़े हैं। चुनाव में से भ्रष्टाचार के काले धन को निकालने का काम ये नोटबंदी के फैसले ने किया है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम ये नोटबंदी के फैसले ने किया है मित्रों। और एक साथ जो पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, समांतर अर्थव्यवस्था चलती थी, उसको भी खत्म करने का काम ये नोटबंदी के फैसले ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने भी धन्ना सेठों ने पैसा काला धन का इकट्ठा किया था, भ्रष्टाचारियों ने इकट्ठा किया था, ड्रग माफियाओं ने इकट्ठा किया था, उसमें से कुछ लोगों ने बैंक में डाल दिया है। और वो समझते हैं ये काला धन सफेद हो गया। उनको मालूम नहीं है मोदी जी ने कानून बदल दिया है। 85% टैक्स लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। घोषित करोगे तो 50% टैक्स लगेगा, 25% गरीब कल्याण योजना में देना पड़ेगा, गरीब कल्याण योजना में देना। और उससे जो राशि बनने वाली है, वो राशि से गांव का गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, इन सब के लिए जन कल्याण की योजना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है मित्रों। बहुत बहुआयामी परिवर्तन करने वाला, ये दूरगामी असर छोड़ने वाला फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है मित्रों। और इसी के कारण आज देश के अर्थतंत्र के अंदर एक नए प्राण आने वाले हैं मित्रों। और इसीलिए मैंने सभी सांसदों को और अध्यक्षों को कहा था कि अपने सभी कार्यकर्ताओं को ई बैंकिंग की दिशा में बढ़ा दीजिए। ई बैंकिंग जितना बढ़ेगा उतने काले धन की संभावना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बिल उसी वक्त बन जाता है, टैक्स उसी वक्त कट जाता है। टैक्स आपके पास से तो वसूला जाता है, मगर उसको सरकार की तिजोरी में नहीं डालते हैं। जैसे ही ई बैंकिंग होता है, ये सारी व्यवस्था अपने आप पारदर्शी बन जाती है मित्रों।
तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़िए। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने कई सारे फैसले लिए हैं। अभी जिक्र किया सर्जिकल स्ट्राइक का। बहुत बड़ा अंतर भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है। क्या अंतर आया है? अंतर यह आया है कि पहले सरहद पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होती थी तो जवान सेना में, फौज में अपने ऊपरी से, अपने सुपीरियर से ऑर्डर की राह देखता था। सुपीरियर सेनाध्यक्ष से, सेनाध्यक्ष दिल्ली से ऑर्डर की राह देखता था। आज परिवर्तन आया है। आज परिवर्तन यह आया है कि हर सेना के जवान के पास ऑर्डर है कि अगर वहां से गोलीबारी होती है तो यहां से जवाब उसका किसी की सूचना या ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तत्काल गोलीबारी से देने की जरूरत है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद जितनी बार भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जुर्रत की गई, उसके कुछ ही सेकंड में वहां से गोली आई, यहां से गोला गया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। मित्रों, पहले पाकिस्तान से दोस्ती के नाम पर सेना के जवानों के आत्मसम्मान का हनन होता था, सीमाओं की सुरक्षा के हनन होता था। आए दिन यहां आकर कारनामे कर भाग जाते थे। हमने दोस्ती के दावों के लिए, दोस्ती के पहल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हम चाहते हैं सभी पड़ोसियों से हमारे रिश्ते अच्छे रहें, विश्व में हर देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें, मगर हम चाहते हैं कि हमारी सेनाओं का सम्मान कोई न तोड़ सके, हमारी सीमाओं का सम्मान भी कोई न तोड़ सके। उरी के अंदर बड़े सवेरे तड़के कुछ आतंकवादी, पाक प्रेरित आतंकवादी घुस गए और सोते हुए सेना के जवानों पर हमला कर दिया। उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया और जिंदा जला दिया। 12 नौजवान देश की रक्षा करने के लिए सेना पर तैनात थे, उनको मारने का काम, कायरतापूर्ण काम आतंकवादियों ने किया। पूरा देश सदमे में था। पूरे देश के अंदर एक प्रकार की हताशा, निराशा और गम का माहौल था। क्या हो गया? अब क्या होगा? हर बार फौजों की आवाजाही बढ़ेगी, हर बार जैसे होता था। 2 स्टेटमेंट होंगे, राजदूत के ऑफिस से 2 लोगों को निकाल दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि बातचीत बंद हो जाएगी। यही तो होता था ना पहले। क्या होता था भाई? यही होता था ना। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दुनिया सोचती रही, लोग सोचते रहे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। पाकिस्तान भी कहता रहा, सोचता रहा कि हमने कर दिया। एक दिन रात को अंदर घुसकर जो एक कर गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक कर अंदर घुसकर अपने सेना के जवानों की मौत का बदला लेकर भारत के वीर जवान वापस आए। राहुल जी पूछते हैं क्या परिवर्तन हुआ? राहुल जी, इटालियन चश्मा निकालकर भारतीय चश्मा डाल दो तो परिवर्तन मालूम पड़ेगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये नोटबंदी बहुत बड़ा परिवर्तन है, भ्रष्टाचार विहीन शासन बहुत बड़ा परिवर्तन है। देश में जो विकास हो रहा है, हर गांव के अंदर 80 लाख रुपया और हर नगरों में पैसा भेजने का जो काम हुआ है वो परिवर्तन है। पहले आपके परिवार के 60 साल के शासन और बाकी सब 10 साल के शासन में, 17 साल के शासन में गांव के अंदर
गांव के अंदर ध्यान से सुनिएगा आप, गांव के अंदर सिर्फ 92 लाख कनेक्शन गए थे गैस के। गांव के अंदर 92 लाख कनेक्शन गए थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लाकर एक ही 5 साल की सरकार में गांव के गरीब के लिए 5 करोड़ कनेक्शन पहुंचाने का काम कर दिया है और उसमें से 1 करोड़ कनेक्शन तो पहुंच गए हैं। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि एक लोकप्रिय योजना की घोषणा कर दी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने जन धन अकाउंट खोला। 60 साल से 70 साल से जो सरकारें चली, देश में 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। हमने धन जन योजना के माध्यम से 20 करोड़ अकाउंट खोलकर देश में हर परिवार में एक बैंक अकाउंट कर दिया। बाद में गैस की सब्सिडी डायरेक्ट वो बैंक अकाउंट में गई। सबको लगा कि चलो मोदी जी ने सुधार कर दिया। सिर्फ सुधार नहीं हुआ, 17,000 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन थे जो थे गरीब के लिए और बिकते थे 5 सितारा होटल के अंदर। वो 17,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उसके बाद नरेंद्र भाई ने एक योजना जारी की, गिव इट अप। जो संपन्न है, जिस पर ईश्वर की कृपा है, जिसके पास संपन्नता है, धन है, वो क्यों सब्सिडी ले। उन्होंने कहा कि ये सब्सिडी गरीब के लिए है, झोपड़ी में रहने वालों के लिए, चूल्हा जलाने वालों के लिए, कंडा जलाने वालों के लिए है, लकड़ी जलाने वालों के लिए है, आप छोड़ दीजिए। एक मौका आया था देश में 65 में, जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश के पास चावल नहीं है, सप्ताह में 2 दिन चावल खाना छोड़ दो, और लोगों ने चावल खाना छोड़ दिया था। दूसरा मौका आया, नरेंद्र भाई ने कहा जो संपन्न है, जो सुखी है, वो सब्सिडी छोड़ दे। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपको गौरव होना चाहिए, देश में आज तक 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी अपने आप छोड़ दी है। एक ऐसा प्रधानमंत्री इतने सालों के बाद आया है जिसकी अपील पर लोग सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार थे। 17,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार डायरेक्ट सब्सिडी भेजकर रोका और 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोगों को सब्सिडी अपने आप मुक्त किया। जो पैसा बचा उसमें कुछ पैसा मोदी जी ने खुद जोड़ा और उज्ज्वला योजना के माध्यम से 5 करोड़ गरीबों की झोंपड़ी में गैस भेजने का काम किया। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने तो गरीबी देखी नहीं है, आपको मालूम नहीं है। एक मां जब कंडा जलाकर खाना पकाती है तो घर में बूढ़े बाप के फेफड़े में भी धुआं जाता है, छोटे बच्चे के फेफड़े में भी धुआं जाता है, और मां तो स्वयं 400 सिगरेट जितना धुआं कोई व्यसन न होने के बावजूद भी हर रोज पी जाती है। उसका दर्द आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो दर्द नरेंद्र भाई को इसलिए मालूम है कि वो खुद गरीब के घर से आगे बढ़कर आज प्रधानमंत्री बने हैं। इस संवेदना के साथ चलने वाली सरकार है हमारी सरकार ने सारी योजनाएं जो बनाई है उसकी मध्य में गरीब है, बेरोजगार है, किसान है, गांव है, और इस सारी योजनाओं का जो अंबार पूरे देश भर में पहुंचा है, हिमाचल में नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है भाई? क्योंकि उनको डर है कि योजना अगर हिमाचल में नीचे परकोलेट कर गई तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय हो जाएगी। मित्रों, नरेंद्र भाई का हिमाचल के साथ, हिमाचल के पास जो उनका रिश्ता है वो पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। हिमाचल वालों के लिए तो स्थिति ऐसी है कि भांजा नैनीहाल में खाने जाए और मां परोसने बैठ जाए, मगर ये भांजा ऐसा है, लेने ही नहीं जाता और भेजा हुआ नीचे पहुंचने नहीं देता। मित्रों, एक ऐसी सरकार बनाई है जो नरेंद्र भाई
ये हिमाचल को विकसित राज्य में बदलना चाहते हैं, इसके लिए यहां एक अनुकूल प्लेटफॉर्म खड़ा कर दे। हर 15 दिन में एक योजना लेकर नरेंद्र भाई आए, हर 15 दिन में योजना के पीछे विचार मंथन, इसका प्लानिंग, आयोजन और परिणामों का विश्लेषण सब करते हैं और हर 15 दिन में एक योजना लेकर आए हैं, मगर हिमाचल को फायदा नहीं होता। और कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। मित्रों, मैं आपको सारी योजनाएं तो बता नहीं सकता, मगर मैं लिस्ट लेकर आया हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कार्यकर्ताओं को हिसाब देना चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मैं लिस्ट पढ़ता हूं, आप लोगों को लगे कि बहुत हो गया तो रोक लीजिएगा। इतनी सारी योजनाएं नरेंद्र भाई लेकर आए हैं, हिमाचल में नीचे तक नहीं पहुंची है। मैं थोड़ा सूची पढ़ लेता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन औषधि योजना। भैया अभी तो 92 योजना है, 92। 70 साल में सरकारों का योग मिला लो, गरीब कल्याण के लिए करने वाले कामों का, और 2.5 साल का नरेंद्र मोदी सरकार का काम हिसाब किताब कर लो, हम ऊपर है, ऊपर। और मित्रों, ये सारे काम, ये सारी योजनाएं, अभी धूमल जी बता रहे थे, नड्डा जी बता रहे थे, ये कर दिया, वो कर दिया। जहां से मैं मत आइएगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं बताता हूं, ये कहते हैं भारत सरकार ने इतनी रेल दी रही है, एम्स दे दिया, फला दे दिया, ढिका दे दिया। यहां कोई लेने वाला ही नहीं है, क्या दे दिया? लेने वाला ही नहीं है तो कैसे होगा? कुछ नहीं होने वाला। तभी होगा जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल बनाता है, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, इलेक्शन के कार्यक्रम को मत देखिए। हर बूथ पर, हर गांव पर, हर पहाड़ पर, हर चोटी पर ऐसा संघर्ष करिए कि इलेक्शन के पहले ही इलेक्शन देने के लिए ये विवश हो जाए। इतना संघर्ष करिए मित्रों, और उखाड़ कर फेंक दीजिए ये भ्रष्टाचारी सरकार को और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रस्तापित करिए मित्रों। नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार। आप सोचिए हिमाचल कहां से कहां पहुंच जाएगा मित्रों, कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इस सम्मेलन के माध्यम से मैं हिमाचल की जनता को भी संदेश देने आया हूं कि अब हिमाचल में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आप सबको करबद्ध निवेदन है कि इस बार हिमाचल में भाजपा की सरकार जरूर बनाइए, मगर आवन जावन वाली सरकार मत बनाइएगा। हिमाचल में अब कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, ये सिलसिला खत्म करना है। जहां जहां भाजपा की सरकारें बनी, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, लंबे समय तक बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस बार सब कार्यकर्ता मिलकर एक ऐसी सरकार बनाए जो 20 साल तक हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। और मित्रों, ये काम करना है तो वो काम नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते, राजनाथ सिंह जी, नितिन जी नहीं कर सकते, मैं भी कितना भी घूम लूं नहीं हो सकता। ये काम मेरा बूथ का मालिक करेगा तभी हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता। बूथ के कार्यकर्ता ही ये काम कर सकते हैं मित्रों। इस सारे कामों को लेकर अपने अपने बूथ में नीचे तक जाने का काम आप लोगों ने करना है मित्रों। मोदी जी जो दिन रात परिश्रम करते हैं, 24 घंटे में 15 घंटे काम करना, 16 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री देश को आज तक नहीं मिला मित्रों। उनके हाथ मजबूत करना है। कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान हिमाचल से इसका अंत कर देना है। और शेड्यूल भी ऐसा है कि अगर हिमाचल का चुनाव जीत गए तो कहीं पर नहीं बचेंगे, ये अंतिम होगा। तो आप मेरी बात के साथ सहमत है? जरा हाँ या ना बोले, सहमत है?
2/3 बहुमत से सरकार बनानी है, लंबे समय की सरकार बनानी है, भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं, हिमाचल को सबसे विकसित राज्य बनाना है, भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंक देना है। तो मेरे साथ परिवर्तन के आक्रोश के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।